नमस्कार, मैं अजय कुमार। सांप्रदायिक राजनीति के कारनामों ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का भाव ज्यादातर हिंदुओं में इतने गहरे तौर पर धंसा दिया है कि इजराइल की गजा पर की जा रही लगातार बमबारी को इस निगाह से देखा जा रहा है कि गजा में रहने वाले लोगों के साथ जो हो रहा है वह सही हो रहा है। इजराइल को अपनी बमबारी को नहीं रोकना चाहिए। 7 अक्टूबर के बाद से इजरायली बमबारी में गजा में अब तक कम से कम 11,500 लोगों की मरने की खबर आ रही है। 10 नवंबर के बाद से गजा के मेडिकल और कम्युनिकेशन चैनल के बर्बाद हो जाने के बाद कितने लोग मर रहे हैं इसका आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है। मतलब करीब 12,000 लोगों की मौत तो हो गई होगी, मगर मौत के इन आंकड़ों का उनके लिए कोई अहमियत नहीं है जिनकी जिंदगी मुस्लिम नफरत में फंसा दी गई है। चाय की दुकान पर जब एक व्यक्ति से कहा कि पिछले 40 दिनों में गजा में जितने लोगों की मौत हुई है उतने लोगों की मौत रूस और यूक्रेन की लड़ाई में पिछले 20 महीनों में नहीं हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने गजा में चल रहे नरसंहार को हजारों बच्चों के लिए कब्रिस्तान और बाकी सभी के लिए एक जिंदा नर्क कहा है, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने गलत कहा है। असल बात यह है कि गजा में कोई नरसंहार नहीं हो रहा है, बल्कि आतंकवादियों को कब्रिस्तान में भेजा जा रहा है। यह बाकी सभी के लिए जिंदा नर्क नहीं है, बल्कि बाकी सभी के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। इजराइल जो कर रहा है वही दूसरे देशों को भी करना चाहिए और करना चाहिए था। सोशल मीडिया पर उन पोस्टों की भरमार पड़ी हुई है जिनके मुताबिक हमास की 7 अक्टूबर की क्रूरता के बदले में इजराइल जो कर रहा है वही करना चाहिए। इजराइल इस्लामी आतंकवाद का सफाया करने का काम कर रहा है। ट्विटर से लेकर यूट्यूब वीडियो की कमेंट बॉक्स के कमेंट को देखिए तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर लोग इजराइल की फिलिस्तीन के लंबे संघर्ष को समझना नहीं चाहते हैं। इजराइल फिलिस्तीन के लंबे संघर्ष में वैश्विक ताकतों की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहते हैं। उन्हें एक ही बात दिख रही है कि इस्लाम आतंकवादी कौम है। पूरे गजा को रेगिस्तान में बदल देने की नेतान्याहू की चाहत का उन्हें पूरे समर्थन है। भाजपा की आईटी सेल इस समय बहुत तेजी से सक्रिय है। इजरायली सेना की क्रूरता का हिंदी मीडिया में जमकर महिमा मंडन किया जा रहा है। गजा के अस्पतालों को विलेन के तौर पर पेश किया जा रहा है। इजराइल के प्रचार तंत्र के अलावा किसी भी तीसरे पक्ष की तरफ से गजा के अल सिफा अस्पताल के नीचे हमास के ठिकानों का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है, मगर फिर भी हिंदी मीडिया में एक अस्पताल को आगे रखकर न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। हिंदी न्यूज चैनलों के कुछ हेडिंग देखिए। इजराइल को छेड़ा, अब वह नहीं छोड़ेगा। गजा के अस्पताल ही नरक के द्वार हैं, खंडहर से निकले खून के प्यासे। हिंदी मीडिया में चलने वाली इस तरह की हेडिंग भारत में उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसके तहत लगातार मुस्लिम नफरत का माहौल रचा जाता है। कोई भी ऐसा विषय जिसका जुड़ाव मुसलमानों से है, उस विषय की जटिलताओं को समझने और बताने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि यह बताने की कोशिश करनी है कि उस विषय में जो खराबी या परेशानी है वह केवल और केवल मुसलमानों की वजह से है। यही इजराइल फिलिस्तीन के मसले पर भारत के लोगों में भरने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल फिलहाल में आईआईटी मुंबई में एक घटना को देखिए। आईआईटी मुंबई में मानविकी के विभाग के प्रोफेसर ने इजराइल और फिलिस्तीन के लंबे इतिहास को बताने के लिए एक क्लास ली। किस तरह से हमास का जन्म हुआ, इन सारी बातों को अपने क्लास में बताया। जननाट्य मंच के सुधनवा देश पांडे ने इजराइल के कब्जे में मौजूद फिलिस्तीनियों की बदहाली पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई। जब समाज में नफरत फैल रहा हो तो नफरत को काटने का यही सबसे मजबूत तरीका होता है, मगर आईआईटी बॉम्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से समर्थित विवेक विचार मंच के विद्यार्थियों के द्वारा इसका विरोध किया गया। उन्होंने बाहर के लोगों के साथ मिलकर के एक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में गोली मारो के नारे लगाए। आतंकवादियों की प्रशंसा करने का आरोप लगा करके सुधनवा देश पांडे और प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत दर्ज की। यह तो देश के प्रतिष्ठित संस्थानों का हाल है। अब थोड़ा यूपी के सीएम के बयान को सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि देश की हर समस्या का नाम कांग्रेस है। इसकी सोच तालिबानी है जिसने भक्ति और शक्ति की धरती राजस्थान की परंपराओं को कलंकित किया है। ऐसी तालिबानी सोच का इलाज बजरंगबली की गदा है। इसका उदाहरण इजराइल की गजा में चल रही कार्रवाई में दिख रहा है, जहां चुन चुनकर आतंकियों को मारा जा रहा है। यह उस देश के मुख्यमंत्री का हाल है जिस देश ने साल 1948 में फिलिस्तीन से बांटकर इजराइल के बनने का विरोध किया था। उस देश की मौजूदा वक्त की सरकार का यह नैतिक पतन यहां तक हो गया है कि उसने गजा में चल रही इजराइल की लगातार बमबारी को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में पेश किए गए प्रस्ताव पर अपना मत देने के बजाय खुद को अनुपस्थित रखना उचित समझा। उस देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि जो भी भारत के इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर आधिकारिक स्टैंड के खिलाफ कुछ कहेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। 7 अक्टूबर को जो क्रूरता हमास ने इजरायली लोगों के साथ की, उस क्रूरता का विरोध दुनिया में हर एक शख्स ने किया। जो फिलिस्तीन की अथाह पीड़ा का समर्थन करता है, जो इजराइल की लगातार चल रही बमबारी का विरोध करता है, उसने भी हमास का विरोध किया। मगर इसके बावजूद भी हमास के खिलाफ
दर्ज किया गया यह विरोध उनके कानों को नहीं सुनाई देता है जो लोग इजराइल की लगातार की जा रही बमबारी का समर्थन कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो इजराइल का विरोध कर रहे हैं वो हमास की क्रूरता का समर्थन करते हैं। इस तरह की समझ तब बनती है जब व्यक्ति नफरत की दीवार के पार जाकर सोचने समझने की आदत गंवा चुका होता है। जब अपनी नफरती धारणाओं से मुक्त होकर के कोई सोचता है तब वह हमास की हिंसा का विरोध भी करता है, साथ में यह प्रश्न भी पूछता है कि इतनी क्रूरता हमास ने बरती क्यों। इजराइल के 1200 लोगों को मारकर और 200 लोगों को बंधक बनाकर की जाने वाली राजनीति की जड़ें कहां हैं? साम्राज्यवादी बंदूक के दम पर फिलिस्तीन की छाती पर इजराइल बसा दिया गया। फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से हटा दिया गया। जिस जमीन पर वह सदियों से रहते आ रहे थे उस जमीन का संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा बंटवारा किया जैसे उन्हें अपने ही जमीन से बेदखल किया जा रहा हो। फिलिस्तीन का तकरीबन 55% हिस्सा इजराइल को सौंप दिया गया, जिसकी आबादी उस समय फिलिस्तीन की कुल आबादी की मुश्किल से 1/3 भी नहीं थी। 55% में से वह सारी जमीन शामिल थी जो संसाधनों की उपयोगिता की दृष्टि से फिलिस्तीन में बेहतर जमीन थी। फिलिस्तीन की पूरी आबादी को गजा पट्टी और वेस्ट बैंक के इलाके में समेट दिया गया। गजा पट्टी का क्षेत्रफल दिल्ली के 1/3 के बराबर है। 7 अक्टूबर के इजराइल के बमबारी से पहले इस छोटे से इलाके में तकरीबन 23 लाख फिलिस्तीनी रहते थे। फिलिस्तीन को जिस तरह से बेईमानी से बांटा गया उसके बंटवारे में दुनिया की सारी मजबूत वैश्विक ताकतों का हाथ रहा है। अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक सबकी सहमति से ऐसा हुआ है। केवल भारत था जिसने इसका विरोध किया, मगर अब इस भारत देश के नागरिकों को इस तरीके से नफरती बम बना दिया गया है कि उन्हें सारी लड़ाई में केवल मुस्लिम पहचान परेशानी का कारण दिखाई दे रहा है। पीपुल डिस्पैच के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के पत्रकार अब्दुल रहमान बताते हैं कि साल 1948 के बाद की स्थिति यह है कि इजराइल का पूरा इलाका पर कब्जा है। साल 1967 के बाद की स्थिति ऐसी है कि तकरीबन 60 से 65% इलाके पर इजराइल का कब्जा है। बचे हुए इलाके बंधक की तरह फिलिस्तीनियों को रखा गया है। साल 1948 के बाद से लेकर अब तक 70 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस दौरान इजराइल की तरफ से फिलिस्तीन को अपने में मिलाने को लेकर के कोई ठोस कोशिश नहीं की गई, ठोस संवाद नहीं किया गया। इस तरह की कोशिश नहीं की गई जिससे फिलिस्तीन और इजराइल आपस में मिलकर एक समावेशी समाज में तब्दील होने की तरफ आगे बढ़े। जो हुआ वह महज दिखावा है। अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है कि 58 लाख फिलिस्तीनियों में से तकरीबन 16 लाख फिलिस्तीनियों ने इजराइल की नागरिकता हासिल की है, मगर मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक इजराइल के दर्जनों ऐसे कानून हैं जिसके तहत उनके साथ भेदभाव किया जाता है। शिक्षा से लेकर आवास तक, सड़क पानी बिजली से लेकर रोजगार तक, राजनीतिक भागीदारी से लेकर के यथोचित प्रक्रिया से जुड़े सभी कानूनों में उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कि वह दूसरे और तीसरे दर्जे के नागरिक हों। कुल मिला जुलाकर कहा जाए तो बात यह है कि 1948 में फिलिस्तीन को अपने जमीन पर गुलाम बना दिया गया। 1948 से वो अपनी आजादी के लिए लड़ते आ रहा है। तब से लेकर अब तक शायद ही कोई ऐसा महीना बीता हो जब इस संघर्ष की किसी में जान न गई हो। तब से लेकर अब तक एक अंतहीन लड़ाई जारी है। इजराइल के मशहूर दार्शनिक युवाल नोआ हरारी अपने लेख में लिखते हैं कि 1 दशक से भी अधिक समय से नेतन्याहू की अगुवाई वाली इजरायली सरकार ने अधिक उदार फिलिस्तीनी ताकतों के साथ शांति बनाने के सभी गंभीर प्रयासों को छोड़ दिया। विवादित क्षेत्र पर कब्जे के संबंध में तेजी से हमलावर नीति अपनाई और यहूदी वर्चस्व के दक्षिणपंथी मसीहाई विचार को भी अपनाया। अब आप खुद ही सोचकर बताइए कि अगर आपको आपके ही देश से बेदखल कर दिया जाए, देश के किसी कोने में समेट कर रख दिया जाए, कुछ लोग मजबूरी में आकर के उस ताकत के साथ जुड़ना भी चाहें जिस ताकत ने उन्हें बर्बाद किया है, और ताकत उनके साथ भी ढंग का व्यवहार न करे, उन्हें दूसरे और तीसरे दर्जे का नागरिक बना दे, उन्हें नागरिकता देने के बाद भी कई मामलों पर उनके साथ शोषण हो, यह सब होता रहे और दुनिया की वैश्विक ताकतें उस देश का साथ दें जिस देश ने आपको अपने ही देश में गुलाम बना दिया है, तब आप क्या करेंगे? जब पूरी दुनिया आपकी बात ना सुने तब आप क्या करेंगे? जब आप यह समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंसा की राजनीति की जड़ें कहां से पनपती हैं। इसके लिए मुस्लिम धर्म जिम्मेदार है या पूरी मानवता? मशहूर दार्शनिक नोआम चॉम्स्की के इस कथन को थोड़ा गौर से सुनिएगा। गजा में एक बूढ़े व्यक्ति ने एक तख्ती पकड़ रखी थी जिस पर लिखा था, तुम मेरा पानी ले लो, मेरे जैतून के पेड़ जला दो, मेरा घर बर्बाद कर दो, मेरी नौकरी ले लो, मेरी जमीन चुरा लो, मेरे पिता को कैद कर लो, मेरी माँ को मार डालो, मेरे देश पर बमबारी करो, हम सभी को भूखा मारो, हम सभी को अपमानित करो, लेकिन मैं दोषी हूं क्योंकि मैंने जवाबी रॉकेट दागा। उनके इन लाइनों पर सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन दोषी है और हिंसा की जड़ें कहां पर बसती हैं। राम पुनियानी दवायर के अपने लेख में बताते हैं कि निश्चित तौर पर हमास पसंद का नेतृत्व नहीं है, लेकिन जब गजा को इजरायली ने खुले जेल के रूप में माना है तो प्रतिरोध की लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का रास्ता क्या बचता है? इजराइल ने शांति और न्याय की मांग करने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के ज्यादातर प्रस्तावों का उल्लंघन किया है। राम पुनियानी एक आशंका जताते हुए यह भी बताते हैं
कि इजराइल के हमले से एक लालच का एहसास भी हो रहा है। अब इजराइल गजा में अब तटीय गैस भंडार पर नजर गड़ाए हुए है, जिसका मूल्य लगभग 64 बिलियन डॉलर है। इजराइल ने ऊर्जा निर्यातक बनने के लिए अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों के साथ समझौते किए हैं। भारत में हमास की तुलना इस्लामी आतंकवाद से की जा रही है। इस सवाल के जवाब में राम पुनियानी अपने लेख में लिखते हैं कि हाल फिलहाल के इतिहास में फैलाई जा रही यह सबसे मनगढ़ंत बात है। सच्चाई यह है कि अमेरिका ने कट्टरपंथी समूहों को बढ़ावा दिया, पाकिस्तान के मदरसों में मुस्लिम युवाओं को प्रशिक्षित किया और उन्हें हथियार दिए। यह कोई रहस्य नहीं है। एक इंटरव्यू में हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि अमेरिका ने मुजाहिदीनों को अफगानिस्तान में रूसियों के पीछे पड़ने के लिए प्रशिक्षित किया था। CIA के कागजात पर आधारित अपनी पुस्तक गुड मुस्लिम में महमूद ममदानी बताते हैं कि अमेरिका ने मुजाहिदीन और अलकायदा को प्रशिक्षित करने के लिए $8,000 मिलियन खर्च किए और 7,000 टन हथियार उपलब्ध कराए। 9/11 हमले के बाद अमेरिकी मीडिया ने इस्लामी आतंकवाद की अवधारणा गढ़ी। इस्लामोफोबिया पर अमेरिकी प्रचार तंत्र का मुख्य जोर था। भारत में भी कॉर्पोरेट नियंत्रित मीडिया की तरफ से इस्लामी आतंकवाद का जमकर प्रचार किया जाता है। भाजपा के दौर में भाजपा के IT सेल, प्रवक्ता और गोदी मीडिया ने तो ऐसा माहौल रच दिया है कि हर कारण की सबसे बड़ी परेशानी इस्लामी आतंकवाद और इस्लाम को दिखाई जाती रही है। राम पुनियानी से मैंने पूछा कि क्या आपको लगता है कि गाजा पर हो रहे इजरायली हमले से भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है? तो सुनिए उन्होंने क्या कहा है। भारत में हमास के आक्रमण को एक जिहादी हमले के रूप में बताया जा रहा है और इसका स्पष्ट संबंध इस्लाम से, मुसलमानों से है। दूसरा, हमास पैलेस्टाइन का एक संगठन मात्र है, पूरा पैलेस्टाइन नहीं है। इसे पैलेस्टाइन के समकक्ष रखा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मुस्लिम संगठन है और इसलिए मुस्लिम संगठन है, यानी मुस्लिम आतंकवाद से इसका संबंध है। इसलिए इसको भारत में एक इस्लामोफोबिया, यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत पहले से है, उसमें एक एडिशन, इसमें एक और जुड़ाव करके रखा जा रहा है। भारत के कई कमेंटेटर्स ने हमास के हमले को जिहादी हमला बताया है, हमास को आतंकवादी बताया है, जबकि हमास फ़लस्तीन लोगों के बीच का एक संगठन है जो एक विरोध के रूप में, विद्रोह के रूप में पैदा हुआ है। और दूसरी बात सामान्य ये है कि भारत में जो मुसलमानों के प्रति प्रचलित नफ़रत बढ़ाई गई है, उसी से जोड़कर इसको एक इस रूप में देखा जा रहा है कि ये भी एक मुसलमानों द्वारा किया गया काम है और उसके आधार पर इसको यहाँ भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ाया गया है। भारत में एक और बात जमकर प्रचार की जा रही है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की संख्या 200 करोड़ है। मुसलमानों की न जाने कितने देश हैं। यहूदियों की संख्या महज 1.5 करोड़ है, तो फिलिस्तीनी दूसरे देश में क्यों नहीं चले जाते? यहूदियों के लिए इजराइल छोड़ क्यों नहीं देते हैं? पलट कर इन्हीं लोगों से पूछना चाहिए कि क्या समाज गणित के अंकों की तरह होता है कि 4 को उठाकर 40 की जगह पर रख दिया जाए और 40 को उठाकर 400 की जगह पर? यह बेकार का तर्क है। एक वक्त के लिए मान लीजिए कि जापान और तिब्बत के विदेशी आकर के बोध गया में बसने लगे, यह दावा ठोकने लगे कि बोध गया हमारा पवित्र स्थान है और हिंदुओं को यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। दुनिया भर के वैश्विक ताकतों ने मिलकर भारत में बोध गया में विदेशियों को बसाने की खुली छूट दे दी हो, तो भारतीयों को कैसा लगेगा? क्या सारे बिहारी हिंदू होने की वजह से गुजरात या महाराष्ट्र जाकर बसने को तैयार हो जाएंगे? क्या गुजरात या महाराष्ट्र के लोग बिहारियों के लिए दरवाजा खोल देंगे? महाराष्ट्र की नौकरी में बिहारियों का दबदबा हो गया तो इस बात पर दंगे हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्या क्या होगा। आप सबको पता है कि ऐसा नहीं होगा। जिस जमीन पर एक पूरा समुदाय सदियों से रह रहा है, वह जमीन केवल एक भौगोलिक इलाका ही नहीं होता, बल्कि उसकी संस्कृति का सबसे गहरा हिस्सा होता है। वह गणित के अंकों की तरह नहीं होता है कि आप इधर से उठाकर उसको उधर और उधर से उठाकर इधर रख दें। सबसे बड़ी बात यह है कि हमास को छोड़कर फिलिस्तीनी विरोध आंदोलन के सभी संगठन इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। उनका केवल इतना कहना है कि उन्हें गुलामों की तरह न रखा जाए, आजाद कर दिया जाए, 2 स्टेट सोल्यूशन को अपनाया जाए। उनका कहना है कि गजा और वेस्ट बैंक में उन्हें पूरी आजादी के साथ रहने दिया जाए। पीपुल डिस्पैच के अब्दुल रहमान बताते हैं कि फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक औपनिवेशिक मुद्दा है, जहां पर एक देश साम्राज्यवादी ताकतों के बलबूते दूसरे देश की जमीन पर जाकर कब्जा कर लेता है। 1990 के पहले पूरा का पूरा फिलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन एक सेकुलर आंदोलन था। इस आंदोलन में यहूदी भी शामिल थे, मुस्लिम भी शामिल थे, ईसाई भी शामिल थे। 1990 के बाद हमास का उभार होता है। बेशक यह अपने तौर तरीकों में एक चरमपंथी संगठन है, मगर समझने वाली बात यह है कि केवल यही एक संगठन पूरे के पूरे फिलिस्तीन आंदोलन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। पूरे के पूरे फिलिस्तीनी आंदोलन के कई सारे संगठन हैं, जिसमें हमास एक संगठन है।
केवल हमास के आधार पर राय नहीं बनाई जा सकती है। इस पर थोड़ा राम पुनियानी की राय भी सुन लीजिए। ये जो तर्क है कि पैलेस्टाइन में जो मुसलमान रहते हैं वो 2 करोड़ यहूदियों के लिए ज़मीन छोड़ दें, क्योंकि दुनिया में तो 200 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, 55 के करीब मुस्लिम देश हैं, अपने आप में इसमें कोई तर्क नहीं है। बात यह है कि ये मुसलमान जो यहाँ रह रहे हैं वो सदियों से रह रहे हैं, और ये जो यहूदी यहाँ आए हैं, ये यहूदियों का आना 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही हुआ, जबकि एक उनका पूरा आंदोलन चला ज़ायोनिस्ट लोगों का, जिन्होंने इस मांग की कि ये ज़मीन उनको मिलनी चाहिए। और फिर बेल्फोर डिक्लेरेशन के चलते ब्रिटेन ने इस बात को स्वीकार किया कि यहाँ यहूदियों का राष्ट्र होना चाहिए। फिर 1948 में ये इज़राइल बनाया गया, और इज़राइल जब बना तो उस समय यहूदियों की संख्या 30% थी, उनको 55% ज़मीन दी गई। तो ये अपने आप में तर्क से पूरा परे है। ये जो मुसलमान यहाँ सदियों से रहते हैं वो कहाँ जाएंगे? पहले ही उन पर बहुत अत्याचार हुआ है, उनकी ज़मीन से उनको बेदखल किया गया है। लाखों मुसलमान आज रिफ्यूजी कैंप्स में, शरणार्थी कैंप्स में रहते हैं। तो ये किस प्रकार का तर्क रहा कि जो जहाँ वो सदियों से रहते हैं उसको छोड़कर वो दूसरे मुस्लिम देशों में चले जाएं? ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि आज इज़राइल के आक्रमणों के जो पहले इज़राइल के आक्रमण हुए थे उनके कारण 15 लाख से ऊपर मुसलमान ये शरणार्थी होकर शरणार्थी कैंप में रह रहे हैं, और उनकी हालत बहुत बुरी है। तो ये किसी को इस प्रकार से उनकी ज़मीन से बेदखल करके इस तर्क पर कि दुनिया में तो मुसलमान देश बहुत हैं, पूरी तौर से अमानवीय और गैर तार्किक है। अंत में चलते चलते आप खुद सोचिएगा कि यह पाखंड नहीं तो और क्या है कि हमास के हमले में 1200 लोग मरते हैं तो पूरी दुनिया इसे बर्बर हमला कहती है, मगर इजराइल के लगातार बमबारी में गजा के 12,000 लोग मारे जाते हैं और पूरी दुनिया इसे सिविलाइज्ड मिलिट्री एक्शन कहकर पुकारती है। शुक्रिया।